पूरे शहर में उसे लोग अब सिरफिरा बाइकर कहने लगे थे। बड़ा मजा आता था। एक्सीलेटर कान मरोड़, साइलेंसर से धू धू करके निकलता धुआं उसे खुशी देता था, और वो रफ्तार में किसी से पीछे रह जाए ये उसे गवारा नहीं था। दिन ब दिन उसकी दीवानगी बढ़ती जा रही थी। 18 बरस की उसकी जवानी उबाल मार रही। फिर किसी ने उसे एक मशवरा दिया, जवानी गंवाने की नहीं, कमाने की चीज है। और बस इस एक मशवरे ने उसकी रफ्तार की पूरी सिमत बदल डाली। भारतीय संविधान के मुताबिक अपने कर्तव्यों का पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन करने की कसम खाकर साल 1990 में उस बाइकर ने मुंबई पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली और बतौर सब इंस्पेक्टर उसे पहली पोस्टिंग ही मिली गढ़चिरौली। नक्सल प्रभावित इस इलाके में पुलिस वाले अपनी जान हथेली पर लेकर ड्यूटी निभाते हैं और इन हालात में वो पहुंचा गढ़चिरौली। उसका नाम था सचिन वाजे। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पुलिस लोक। सचिन वाजे ये वो नाम है जो मुंबई में बहुत आम है, मगर 40 साल पहले कोल्हापुर में यही नाम बेहद बदनाम था बाइक पर दबंगई करने के लिए। मगर फिर पुलिस में नौकरी लग गई। लोगों को लगा कि अब वो सुधर जाएगा, मगर वर्दी में उसे दबंगई करने का अब लाइसेंस मिल चुका था। अब वो फैसले ताबड़तोड़ ले रहा था, धड़ाधड़ एनकाउंटर कर रहा था, बिना अदालत में ले जाए मुजरिमों को खुद ही सजा दे रहा था। उसे रोकना बेहद मुश्किल हो गया था। सड़कों पर मारे मारे फिरने से उलट ये जिम्मेदारी भरी नौकरी मुश्किल तो थी, लेकिन वर्दी का रौब और उसकी वजह से मिलने वाली इज्जत सचिन वाजे को भा रही थी। उसे मजा आता था अपनी वर्दी का रौब छाड़ने में, 20 सड़क अपराधियों को पीटने में, और अब तो उसे अपनी दबंगई दिखाने से रोकने वाला भी कोई नहीं था। जल्द ही वाजे के काम को देखते हुए उसे ठाणे ट्रांसफर कर दिया गया। वहां भी वो मुश्किल से मुश्किल केस को चुटकियों में सुलझाने लगा। केस सुलझाने की उसकी गिनती लॉटरी के नंबरों की तरह जल्दी जल्दी बदल रही थी, क्योंकि वो पुलिस की इस नौकरी को ड्यूटी की तरह नहीं बल्कि एंजॉय करके कर रहा था। ठाणे पुलिस में स्पेशल स्क्वाड बनाई गई और उसमें उसे शामिल नहीं किया गया, बल्कि वाजे ही उस स्क्वाड को हेड कर रहा था। वाजे के काम को देखते हुए उसे ठाणे से मुंब्रा के मुस्लिम बाहुल इलाके का चार्ज दे दिया गया। यहां भी वो कमाल पर कमाल करता चला गया। यहां उसने वो कर दिखाया जो बड़े से बड़े नेता भी नहीं कर पा रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता। हालांकि वाजे का फोकस स्पेशल स्क्वाड पर ज्यादा था, क्योंकि पावर उसके हाथ में थी और अब उसे शोहरत चाहिए थी। लिहाजा वाजे ने शुरू किया एनकाउंटर का सिलसिला। ज्यादातर सचिन वाजे सादी वर्दी में ही नजर आता था, लेकिन ठसक ऐसी थी कि जब वो सड़कों पर निकलता तब उसका रौब देखने वाला होता। अब वाजे मुंबई पुलिस महकमे की पहचान बनने लगा था। हर बड़े मामले की जिम्मेदारी उसी को सौंपी जा रही थी। बड़े से बड़े गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटरों से वो सीधा लोहा ले रहा था। क्या बिल्डर, क्या अभिनेता और क्या राजनेता, सबकी जुबां पर मुसीबत के वक्त एक ही नाम आता, सचिन वाजे। वाजे का नाम पूरे महकमे, पूरी मीडिया की जुबान पर चढ़ने लगा था। वाजे की पहचान एक तेज तर्रार पुलिस अफसर के तौर पर हो रही थी और इसीलिए मुंबई पुलिस की एलीट क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी CIU में उसे शामिल कर लिया जाता है। वाजे अब कोई मामूली पुलिस वाला नहीं रह गया था, वो अब सुपर कॉप बन चुका था। अपनी कद-काठी, रौबदार चाल और स्टाइलिश पहनावे की वजह से वो भीड़ में अलग ही नजर आता था। बड़े से बड़ा अपराधी भी अब उसके नाम से घबराने लगा, लेकिन उसके तेवर को अभी और भी पर लगने बाकी थे, और वो पर तब लगे जब उसे प्रदीप शर्मा जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला। इस तरह सचिन वाजे अपनी जिंदगी के जिस टर्निंग पॉइंट का इंतजार कर रहा था वो उसे मिल ही गया। प्रदीप शर्मा का भरोसा जीतने के बाद सचिन वाजे के सिर पर
अपना सिक्का जमाने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि उसने अंडरवर्ल्ड की नींव तक को हिला डाला। सचिन वाजे के सितारे अब 360 डिग्री के एंगल से पलटने लगे। 1990 का दशक खत्म होते होते सचिन वाजे मुंबई के अखबारों की सुर्खियां बनता चला गया और जिस पहचान की उसे जरूरत थी वो अब उसकी कदमों में थी। फिल्मी स्टाइल में वाजे मुंबई पर राज करने वाले दाऊद, छोटा राजन और अरुण गवली के गुर्गों को चुन चुन कर मार रहा था। 93 के धमाकों के बाद गैंगस्टर के साथ वाजे की मुठभेड़ अब आम खबरों में शुमार होने लगी थी। अब तक सचिन वाजे 63 एनकाउंटर कर चुका था। वो उस काम को अंजाम दे रहा था जिसके बारे में किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी, क्योंकि वो कॉल ट्रेसिंग, सर्विलांस और कॉल इंटरसेप्ट करने का हुनर जानता था। उसकी इसी क्वालिटी की वजह से आला अफसरों ने उसे कई ऑपरेशन में अपने साथ रखा और सचिन वाजे अपने इसी हुनर की वजह से आला अफसरों की पहली पसंद बनता चला गया। आला अफसरों की सरपरस्ती मिलने की वजह से पूरे महकमे में सचिन वाजे की तूती बोलने लगी। उसके सीनियर भी उससे घबराने लगे। जाहिर है दिमाग साथ में आसमान पर पहुंचने लगा। अब उसे शोहरत के साथ पैसा भी चाहिए था। महंगी घड़ियां, परफ्यूम, कारें, बाइक अब उसका नया शगल बन चुका था। वक्त के पहिए ने फिर से घूमना शुरू किया। साल आया 2002। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक जबरदस्त धमाका होता है। 2 लोग मारे जाते हैं और 50 से ज्यादा घायल होते हैं। ब्लास्ट के सिलसिले में कई गिरफ्तारियां होती हैं और उनमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ख्वाजा यूनुस भी शामिल था, जिसे सचिन वाजे और उसकी टीम ने इस बेरहमी से पीटा कि हिरासत में ही उसने दम तोड़ दिया। जिसके बाद वाजे को पुलिस फोर्स से सस्पेंड कर दिया गया। उसकी गिरफ्तारी हुई। सस्पेंड रहने के दौरान उसने शिवसेना ज्वाइन की, लेकिन पिछले ही साल यानी 2020 में 16 साल की बर्खास्तगी के बाद आखिरकार वापस वो पुलिस फोर्स में बहाल हो गया और इस बार उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर एक स्कॉर्पियो लावारिस हालत में खड़ी मिली। मुकेश अंबानी के सुरक्षा गार्ड में से कोई एक शख्स 100 नंबर पर कॉल करता है। कॉल 100 नंबर पर किया गया था, लेकिन लोकेशन पर पुलिस से पहले ही सबसे पहले पहुंचता है सचिन वाजे। गाड़ी की तलाशी ली जाती है। गाड़ी के अंदर जिलेटिन के 20 छड़। मुकेश अंबानी के सुरक्षा काफले में तैनात कई गाड़ियों के फर्जी नंबर प्लेट, मुंबई इंडियन का एक बैग और एक धमकी भरा खत मिलता है। खत मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी के नाम पर लिखा गया था, वो भी टूटी फूटी अंग्रेजी में। ये तो सिर्फ ट्रेलर है नीता भाभी, मुकेश भैया, ये तो सिर्फ एक झलक है। अगली बार सामान पूरा होकर वापस आएगा और इंतजाम पूरा हो गया है। इसके बाद जब स्कॉर्पियो के इंजन और चेसिस नंबर की जांच की जाती है तो पता चलता है कि इस गाड़ी का असली नंबर MH02 AY2815 है और ये गाड़ी ठाणे में रहने वाले मनसुख हिरेन की। पुलिस मनसुख हिरेन से पूछताछ करती है। मनसुख हिरेन बताते हैं कि उनकी ये गाड़ी 17 फरवरी को नागुर फ्लाईओवर के नजदीक ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से चोरी हो गई। अब तक मामले की जांच API सचिन वाजे को ही सौंप दी गई। मामले की जांच अभी जारी थी, पर तभी कहानी में एक सनसनीखेज मोड़ आता है। 4 मार्च की रात 8 बजे मनसुख हिरेन के पास एक फोन आता है। मनसुख के भाई विनोद मनसुख के मुताबिक फोन किसी पुलिस अफसर का था और उसने पूछताछ के लिए उन्हें थाने बुलाया था। लेकिन इसके बाद मनसुख हिरेन का फोन रहस्यमयी तरीके से बंद हो जाता है। मनसुख का 10 बजे तक घर न लौटना और उनका मोबाइल बंद होना घर वालों को चिंता में डाल देता है। लिहाजा वो फौरन पुलिस में जाकर इस तरह मनसुख के अचानक गायब हो जाने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। मगर उन्हें क्या पता था, एंटीलिया के बाहर जो साजिश रची गई उसमें उन्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। एंटीलिया केस में मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो सुर्खियों में थी। मनसुख हिरेन का नाम आने के बाद अब लगातार उसके पास फोन आ रहे थे, घर वालों के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, दोस्तों के, और उन्हीं में से एक फोन आ रहा था एक पुलिस अफसर का। मनसुख को लगा कि वो उसका दोस्त है, उसका भला चाहता है,
लेकिन मनसुख इस बात से बेखबर था कि वो इस पूरे केस का एक मोहराबर है। पूरी रात मनसुख की कोई खबर नहीं लगती। फिर अगले दिन यानी 5 मार्च की सुबह मनसुख हिरेन की लाश मुमरा क्रीक के पानी में मिलती है। लाश कीचड़ में फंसी थी। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। शुरुआती जांच के बाद मुंबई पुलिस ने बताया कि ऐसा लगता है कि मनसुख ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन मनसुख के घर वाले ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि मनसुख खुदकुशी कर सकते हैं। पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल उठे, जो कि मनसुख एक अच्छे तैराक थे, सोसाइटी के बच्चों को स्विमिंग सिखाते थे, और एक तैराक का यूं डूब कर मर जाना गले नहीं उतरता। दूसरा, मनसुख के मुंह पर 5 रुमाल थे और एक काला स्कार्फ। डूब कर मरने वाला शख्स क्या अपने हाथों से रुमाल और स्कार्फ बांधेगा? इतना ही नहीं, मनसुख का फोन विरार और मीरा रोड पर आखिरी बार ऑन हुआ था, जो मुमरा क्रीक से करीब 40 किलोमीटर दूर है। मनसुख के पास से या घर से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। मनसुख की मौत पर सवाल तो था ही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कहानी और पेचीदा हो गई। मनसुख ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसका कत्ल किया गया था। पोस्टमार्टम और डाइटम टेस्ट ये बता रहे थे कि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई, और मौत से पहले उसके चेहरे पर चोट के निशान भी कत्ल की तस्दीक कर रहे थे। मगर कहानी में मोड़ तब आया जब ये बात सामने आई कि मनसुख और सचिन वाजे पहले से एक दूसरे को जानते थे। यानी मनसुख हिरेन इस साजिश का वो मोहरा था जिसे खुद पता नहीं था कि वो वाजे से अपनी दोस्ती के चक्कर में किस मुसीबत में फंसने जा रहा है। कनेक्शन जुड़ रहे थे, क्योंकि जो कार मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली थी वो वाजे के दोस्त की थी, क्योंकि सचिन वाजे 100 नंबर पर कॉल करने के बाद लोकल पुलिस से भी पहले मौके पर पहुंच चुका था। क्योंकि CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक सचिन वाजे और मनसुख पिछले साल जून से ही एक दूसरे के संपर्क में थे। सचिन भी ठाणे में रहता और मनसुख भी ठाणे में रहते थे। तो अगर ये एक साजिश थी, तो इस साजिश को रचा कहां गया? जुर्म और अंडरवर्ल्ड के तमाम केस को सुलझाने और धड़ाधड़ एनकाउंटर करने के बाद सचिन वाजे ने गैंगस्टर के जहन में अपने लिए खौफ तो पैदा कर दिया था, लेकिन मीडिया में अब भी उसका वैसा नाम नहीं था जो प्रदीप शर्मा या दया नायक के लिए था। सचिन वाजे शोहरत और दौलत का भूखा था, लिहाजा अब वो कुछ ऐसा करने जा रहा था जो अगर प्लान के हिसाब से कामयाब हो जाता तो दौलत के साथ साथ शोहरत भी उसके कदमों में होती। मनसुख की मौत के बाद ये मामला अब कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका था, और मामले की जांच क्राइम ब्रांच की CIU यूनिट से लेकर NIA के हवाले करनी पड़ी। अब एंटीलिया विस्फोटक की जांच NIA कर रही थी और मनसुख के कत्ल की जांच महाराष्ट्र ATS। जांच की परतें उधेड़ते हुए जब NIA की टीम इस मामले के मास्टरमाइंड और अब तक के हिसाब से प्राइम सस्पेक्ट असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे के दफ्तर यानी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच CIU यूनिट में पहुंची, तो वहां के हालात देखकर NIA को एहसास हो गया कि वाजे का यही वो सरकारी दफ्तर है जिसे उसने साजिश का अड्डा बना रखा है। क्राइम ब्रांच CIU दफ्तर के परिसर से NIA को एक काली मर्सिडीज हाथ लगती है, जिसमें एंटीलिया वाले स्कॉर्पियो का ओरिजिनल नंबर प्लेट, 5 लाख रुपए कैश, नोट गिनने की मशीन और पेट्रोल डीजल से भरी बोतलें मिलती हैं। धीरे धीरे इन सारी चीजों का कनेक्शन सचिन वाजे और मनसुख की साजिश से जुड़ जाता है, और बार बार इस साजिश में एक नाम आता है, और वो नाम है क्राइम ब्रांच CIU दफ्तर, यानी साजिश का वो अड्डा जहां मनसुख के कत्ल की एक एक साजिश रची गई। NIA को पता चलता है कि मनसुख के कत्ल के रोज यानी 4 मार्च को सचिन वाजे पूरे दिन मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के CIU दफ्तर में ही थे और यहीं से कत्ल की पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। हालांकि मोबाइल की लोकेशन के मुताबिक सचिन वाजे दोपहर 12:48 पर चैम्बूर के MMRDA कॉलोनी गया था। 4 मार्च की ही रात करीब 11:30 बजे सचिन वाजे क्राइम ब्रांच CIU के पुलिस वालों के साथ डोंगरी इलाके में छापा डालने के लिए टिप्सी बार पहुंचा और यहां अपनी टीम के साथ देर रात तक छापेमारी का नाटक करता रहा। उसे पता था कि देर सवेर मनसुख हिरेन की मौत के तार को उससे जोड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों की बातचीत की कॉल डिटेल और उनके रिश्ते आम हो चुके हैं। बस इसीलिए मनसुख की मौत के वक्त खुद को वो मौका वारदात से बहुत दूर दिखाना चाहता था, वो भी ऑफिशियल ड्यूटी पर। ठीक उसी रात जिस रात मनसुख की मौत हुई, लेकिन विनायक शिंदे और नरेश गौर के बयान और मोबाइल की कॉल डिटेल ने सचिन वाजे की पोल खोल दी।
जब एनआईए की जांच आगे बढ़ी तो मुंबई के एक 5 सितारा होटल में सचिन वाजे और एक मिस्ट्री वुमन की तस्वीरों का पता चला। ये दोनों होटल में 16 फरवरी को 5 बड़े बड़े बैग और नोट गिनने की मशीन के साथ चेक इन करते नजर आए। सचिन वाजे 16 फरवरी से 20 फरवरी तक इसी होटल में ठहरा था। इसके लिए उसने फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। वाजे के लिए एक कारोबारी ने 100 दिनों के लिए होटल में एक कमरा बुक किया था। यह बुकिंग एक ट्रेवल एजेंट के जरिए की गई थी। अब सवाल ये कि जिस सचिन वाजे का घर इस 5 स्टार होटल से घंटे भर के फासले पर हो, वो सचिन वाजे एंटीलिया वाली साजिश से ऐन पहले 4 दिन तक एक मिस्ट्री वुमन के साथ इस 5 सितारा होटल में आखिर क्या कर रहा था? तो क्या एंटीलिया की पूरी साजिश इसी होटल में रची गई? जांच में साफ हो गया कि उस रात सचिन वाजे होटल में जो 5 बड़े बड़े बैग लेकर पहुंचा था, उसमें नोट ही नोट भरे थे। सवाल ये भी है कि आखिर एंटीलिया कांड से ठीक पहले सचिन वाजे के लिए इस होटल में खुफिया तरीके से ठहरना इतना क्यों जरूरी हो गया था कि उसने इसके लिए फर्जी आधार कार्ड तक का इस्तेमाल कर डाला। एनआईए को शक है कि एंटीलिया कांड की साजिश इसी 5 स्टार होटल में रची गई हो। वो इसलिए भी क्योंकि 16 फरवरी को सचिन वाजे इसी फर्जी आधार कार्ड के जरिए इस होटल में चेक इन करता है और ठीक एक दिन बाद यानी 17 फरवरी को मनसुख हिरेन की कार फर्जी तरीके से चोरी हो जाती है। इस होटल की सीसीटीवी तस्वीरों में सचिन वाजे 5 बड़े बड़े बैग लेकर होटल के रिसेप्शन पर दिखाई दे रहा है। उसके साथ एक महिला भी नजर आ रही है। सवाल यह है कि आखिर इस महिला से सचिन वाजे का क्या रिश्ता है? अब तक की पूछताछ से पता चला है कि होटल में रुकने का सारा बिल एक बिजनेसमैन दिया करता था। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कई रातें सचिन वाजे ने इस होटल में बिताई, मगर रहस्यमयी किरदार होटल में सचिन वाजे के साथ रुकी वो मिस्ट्री वुमन ही नहीं बल्कि कोई और भी था। चार मार्च यानी मनसुख हिरेन की कत्ल की रात करीब 7 बजे सचिन वाजे क्राइम ब्रांच सीआईयू के अपने दफ्तर से ठाणे के लिए निकलता है। ठाणे पहुंचने के बाद मनसुख हिरेन को फोन करता है। इसके बाद वो उसे खास जगह पर बुलाता है। सचिन वाजे मनसुख हिरेन से ये भी कहता है कि वो अपनी बीवी विमला को ये बताए कि कांदीवली पुलिस स्टेशन से किसी तावड़े साहब का फोन आया। दरअसल सचिन वाजे को मालूम था कि मनसुख हिरेन की बीवी और परिवार के लोग उससे नाराज हैं, क्योंकि उसने मनसुख को एंटीलिया केस में 2-3 दिन के लिए गिरफ्तार हो जाने की सलाह दी थी। साथ ही ये वादा किया था कि 2-3 दिन बाद वो उसे छुड़ा लेगा। ये बात मनसुख हिरेन ने अपनी पत्नी और घर वालों को बता दी थी। इसी के बाद से वो लोग सचिन वाजे से नाराज थे और बस इसी वजह से सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन से ये कहा था कि वो किसी तावड़े का नाम लेकर घर से बाहर निकले। मगर एक तरफ मनसुख हिरेन के कदम घर से बाहर पड़ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ जुर्म के पहिए खुद उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वैसे तो सचिन वाजे कहने को एक मामूली पुलिस मुलाजिम था, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, लेकिन उसके रौब दाव ऐसे थे कि बड़े से बड़ा रईस भी पीछे रह जाए। वो कभी अपनी सरकारी इनोवा में नजर आता, कभी काली मर्सिडीज पर, कभी वोल्वो पर, तो कभी किसी और हाई एंड कार पर। इस मामले की तफ्तीश करती हुई जब एनआईए की टीम पहली बार क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची तो क्राइम ब्रांच सीआईयू परिसर में सचिन वाजे की काली मर्सिडीज देखकर ठिठक गई। इस मर्सिडीज में एंटीलिया की साजिश से जुड़े कई सबूत मौजूद थे। मर्सिडीज में मिली बाकी चीजों के साथ जब पेट्रोल और डीजल मिली, उसका मकसद भी जल्दी साफ हो गया। पता चला कि एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाले स्कॉर्पियो रखने के दौरान जिस ओवरसाइज कुर्ते को पहनकर वाजे वहां पहुंचा था, उसने इन्हीं बोतलों में रखे तेल से उस कुर्ते को मुलुंड टोल नाके के पास जलाया था। कुल मिलाकर एंटीलिया की साजिश का एक बड़ा हिस्सा इसी काली मर्सिडीज से जुड़ा हुआ था। उधर एटीएस ने दमन की एक फैक्ट्री से एक और गाड़ी वॉल्वो बरामद की, जिसका सीधा रिश्ता सचिन वाजे से जुड़ा है। मनसुख के कत्ल के मामले की जांच जब एटीएस से लेकर एनआईए के हवाले की गई तो एनआईए ने भी इस वॉल्वो को खंगालना शुरू कर दिया। फिलहाल एक तरफ इस वॉल्वो की गहन फॉरेंसिक जांच का सिलसिला जारी है तो वहीं दूसरी तरफ सचिन वाजे के राजदार, उसके 2 गुर्गे, सजायाफ्ता और बर्खास्त पुलिस वाला विनायक शिंदे और सटोरिया नरेश कौर ये खुलासा कर रहे हैं कि वही वॉल्वो है जिसमें खुद सचिन वाजे की मौजूदगी में उन्होंने 4 मार्च की रात क्लोरोफॉर्म सुखाकर मनसुख हिरेन की जान ली थी।
क्लोरोफॉर्म सुंघाने के दौरान मनसुख की कातिलों से हाथापाई भी हुई और मनसुख के चेहरे पर चोट के निशान आए। फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स अब ये खंगाल कर देख रहे हैं कि कहीं वॉल्वो में मनसुख के खून का कोई कतरा तो नहीं है। इस चलती कार में क्लोरोफॉर्म के 5 रुमालों से मनसुख बेहोश तो हो गया, लेकिन तब उसकी जान नहीं गई थी। लोग सबूत छुपाने के लिए कोनों की तलाश करते हैं, लेकिन सचिन वाजे ने राज को छुपाने के लिए मुंबई के विशाल समंदर का इस्तेमाल किया। लेकिन समंदर अपने अंदर कुछ नहीं रखता, और इस केस में भी समंदर ने यही किया। उसने सारे राज उगल दिए। समंदर के राज उगलते ही पूरी कहानी पलट गई। सचिन वाजे के बुलावे पर मनसुख हिरेन खुद अपने पैरों पर चलकर 4 मार्च की रात अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था। मदद के धोखे में मनसुख सीधे सचिन वाजे की वॉल्वो में जाकर बैठ गया, जिसमें पहले से ही सचिन के अलावा 3 लोग और मौजूद थे। अपने आने वाले वक्त से बेखबर मनसुख के कार में बैठते ही वाजे के इशारे पर शिंदे और गौर जैसे लोग क्लोरोफॉर्म वाले रुमाल के साथ उस पर टूट पड़ते हैं। मनसुख ने विरोध भी किया, लेकिन क्लोरोफॉर्म की खतरनाक डोज से वो खुद को बेहोश होने से नहीं बचा पाया। कार में बैठे सभी के सभी कातिलों को यह लगने लगा कि मनसुख की मौत हो गई है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी लाश निपटाने की। गरज ये कि मनसुख न सिर्फ एंटीलिया केस में इस्तेमाल हुई स्कॉर्पियो का मालिक था, बल्कि अब मीडिया समेत पूरी दुनिया की निगाहें उसी की तरफ थी। कातिल अब उसी वॉल्वो में मुंबई के कोने पर मौजूद समंदर की खाड़ी यानी मुमरा क्रीक के लिए निकल पड़े। साजिश ये थी कि मनसुख की लाश को खाड़ी में डाल दिया जाए, ताकि देर रात हाई टाइड की वजह से मनसुख की लाश बहकर समंदर में दूर निकल जाए और उसकी मौत हमेशा हमेशा के लिए एक रहस्यमयी गुमशुदगी बनकर रह जाए। लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन यानी 5 मार्च की सुबह मनसुख की लाश लोगों को उसी मुमरा क्रीक के कीचड़ में फंसी नजर आ गई, जहां कातिलों ने जिंदा मनसुख को मरा हुआ समझकर पानी में फेंक दिया था। इधर लाश बरामद हुई और उधर भूचाल आ गया, क्योंकि एंटीलिया स्कॉर्पियो केस के सबसे अहम किरदार की रहस्यमयी मौत थी। मुंबई पुलिस ने तो मनसुख को पहले से ही परेशान बताकर उसकी मौत को खुदकुशी करार देना शुरू कर दिया था, लेकिन चश्मदीदों की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी ही पलट दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मनसुख की मौत पानी में डूबने से हुई, जबकि हकीकत यह थी कि मनसुख माहिर तैराक था। सवाल यह भी था कि अगर उसे खुदकुशी करनी ही होती तो वो पानी में छलांग क्यों लगाता। ऊपर से मनसुख की लाश के साथ उसके मुंह में ठुसे 5 रुमाल और स्कार्फ ने भी ये बता दिया कि मनसुख ने खुदकुशी नहीं की थी। रही सही कसर मनसुख के डाइटम टेस्ट से पूरी हो गई, जिसमें मनसुख की बोन मैरो में उसी पानी के डाइटम मिले मुमरा क्रीक के जिस पानी में उसे फेंका गया था। और ऐसा तभी हो सकता था जब मनसुख को जीते जी पानी में फेंका गया।